दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि आज पूरे एनर्जी सेक्टर में गिरावट थी। यहाँ पे जेपी पावर में आज कुछ बड़े फंड हाउस की तरफ से बड़ी खरीदारी भी नहीं हुई और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल कोई लेटेस्ट अपडेट भी नहीं है। लेकिन कल हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा। अब रिजल्ट कैसा रहेगा ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस बार रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा? तो यहाँ पे जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है वो कह रही है कि इस बार रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, पिछली बार से अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है थर्मल पावर प्लांट को लेकर। गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। ये डिसीजन क्या है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में क्या आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट की कंपनियों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है या फिर इसमें अंधकारमय भविष्य दिखाई दे रहा है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस समय थर्मल पावर प्लांट की कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए। क्या ये बात सच है? तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी की सारी बातें आपके सामने होगी, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि क्या आपको इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक समय इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी थी, ये 3 डिजिट में था, लेकिन अभी फिलहाल ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव में ये स्टॉक फिलहाल 1 डिजिट में। तो क्या आने वाले समय फिर से ये 3 डिजिट में जा सकता है? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो फिलहाल 25,907 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे हमने 0.66% की गिरावट देखी। तो निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट थी, इस वजह से हमें जेपी पावर में भी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो आज बड़े फंड हाउस ने ऐसे पेनी स्टॉक में किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और इसी वजह से थोड़ा सा इसमें आपको दबाव दिखाई देगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से यहाँ पे बिकवाली हुई है। अब यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 7.80 पर रही, जहाँ पे हमने 1.27% की गिरावट देखी। लेकिन इंट्राडे में अगर देखें तो 8.05 का हाई भी बना, यानी पॉजिटिव मूव था, लेकिन उसके बाद में फिर दबाव देखने को मिला। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 11 करोड़ का अच्छा वॉल्यूम हुआ था और 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज वॉल्यूम में काफ़ी कमी है, सिर्फ 5 करोड़ का वॉल्यूम है और पिछले एक महीने में सबसे कम वॉल्यूम है। इसके पीछे वजह यही है कि आज किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जहाँ पे लगातार होता है इनका इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हमारे इंडियन रुपीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। इंडियन रुपीज़ लगातार पिट रहा है और फिलहाल आज इंट्राडे में 83.07 का इसने स्तर भी बताया। फिलहाल जो इसकी प्राइस है वो 82.83 के आसपास है। तो जिस तरह से इंडियन रुपीज़ लगातार पिट रहा है, इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है बाजार पे और बाजार में दबाव बना हुआ है। वैसे अगर आप देखें तो पिछले एक महीने पहले इसकी जो प्राइस थी वो 80 के आसपास थी, वहाँ से लगभग 3 रुपये का जो गिरावट हुई है यह काफ़ी बड़ी है और इसी वजह से थोड़े से सेंटीमेंट तो बाजार के बिगड़े ही है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट भी खुल चुके हैं, जहाँ से सिग्नल थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन की बात करें तो फिलहाल 30,295 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.13% की गिरावट है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,654 के स्तर पे 0.30% की गिरावट है। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,555 के स्तर पर 0.55% की गिरावट है। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 1,704 के स्तर पर 1.24% की गिरावट है। तो सब देख सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट जारी है, लेकिन अभी तो बाजार शुरू हुआ, हो सकता है कि ये रिकवर कर जाए। यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल के आ रही है एफआई की तरफ से। एफआई जो पिछले कई दिनों से लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे थे, अब वो खरीदार बन चुके। आप देख सकते हो 13 अक्टूबर को उन्होंने 1,636 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। 14 अक्टूबर को उन्होंने 1,011 करोड़ रुपये की बिकवाली की। 17 अक्टूबर की उनकी बिकवाली थोड़ी कम हुई, यानी 372 करोड़ रुपये की बिकवाली, जो 18 अक्टूबर को गिर के 153 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और 19 अक्टूबर को उन्होंने 453 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। लेकिन 20 अक्टूबर यानी कल उन्होंने 1,864 करोड़ रुपये की बड़ी खरीदारी कर दी। आज उनकी खरीदारी 21 अक्टूबर को करीब 438 करोड़ रुपये की है। तो आप देख सकते हो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में खरीदार बन चुके हैं। इसका मतलब जो सेंटीमेंट बाजार के बिगड़े थे वो फिर से सुधरने लगे। आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव खबरें जरूर आएगी, क्योंकि एफआई की पहली पसंद है जेपी पावर, तो यहाँ पे निवेश भी उनका जरूर आएगा। अब यहाँ पे कल कंपनी अपना रिजल्ट पेश करेगी और जो रिजल्ट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है तो उसका फायदा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखें तो कोविड का दौरान था वो खत्म हो चुका है और गाड़ी फिर से पटरी पे आ चुकी है और ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ने लगा है। तो अब इसको पूरा करने के लिए फिलहाल थर्मल पावर प्लांट का ही मुख्य जरिया है। इसके अलावा देखें तो हाइड्रो पावर जरिया बन सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है अभी भी उसमें लिमिटेशन है और इस वजह से फिर से फोकस में आ चुका है थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो पावर की बात करें तो ये सीजनल है। इसके अलावा गैस बेस्ड जनरेशन की बात करें तो उसमें जो नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ जाती है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सिर्फ थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा है जो 24 आवर्स बिजली का उत्पादन करता है और ऐसे में जब बिजली की खपत बढ़ रही है तो उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट ही एक मुख्य जरिया है। यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से
अनुज उपाध्याय का कहना है कि आने वाले 3 से 4 साल तक थर्मल पावर प्लांट की डिमांड ऐसे ही जारी रहेगी और जब तक बैटरी स्टोरेज की समस्या हल नहीं हो जाती, बैटरी स्टोरेज नहीं बन जाता, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, उसके पहले रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो सीजनल डिमांड है, जो पीक पे जब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, उसको पूरा करने के लिए फिलहाल थर्मल पावर प्लांट ही काम करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में इस बार देखें तो पिछले साल के मुकाबले 11.90% की तेजी हमें देखने को मिलेगी। इस बार इलेक्ट्रिसिटी खपत ज़्यादा बढ़ी है और इसको पूरा करने के लिए फिलहाल जो जरिया है वो सिर्फ यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट ही है। एलोरा सिक्योरिटीज़ का कहना है कि यहाँ पे अगर देखें तो थर्मल पावर प्लांट से 13.4% की बिजली का उत्पादन ज़्यादा हुआ है पिछले साल के मुकाबले और सितंबर में ही देखें तो 0.3% की तेजी हमें देखने को मिली है। यानी लगातार थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल इंडिया की टोटल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी टोटल जो है वो 118.0 गीगावाट की है। यानी इसमें 60.8 गीगावाट सोलर है और 41.6 गीगावाट का विंड एनर्जी का योगदान है। और इसके अलावा अगर देखें थर्मल पावर प्लांट की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 236 गीगावाट की है और हाइड्रो पावर के माध्यम से 46.8 गीगावाट की इंस्टॉलेशन हो चुका है। सरकार चाहती है कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो और उसके लिए ज़रूरी है कि थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम किया जाए और ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी भी उसको पूरा करना मुश्किल है और इसीलिए सरकार अभी भी थर्मल पावर प्लांट को प्रोत्साहित कर रही है। फिलहाल 27.6 गीगावाट के थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिलहाल देखें तो नए जो प्लेयर है यानी जो प्राइवेट प्लेयर है वो इस थर्मल पावर प्लांट के बिजनेस में नहीं आ रहे, लेकिन जो कंपनियां जो एनसीएलटी के तहत कार्रवाई चल रही है, जो कंपनियां डूब चुकी है, ऐसी कंपनियों को एक्वायर किया जा रहा है। इन कंपनियों की तरफ से जिन प्राइवेट प्लेयर उन कंपनियों को खरीद रहे, जो लॉस मेकिंग है उनको खरीद रहे, यानी थर्मल पावर प्लांट में अभी भी उनका निवेश बन रहा है। ऐसे में आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट का भविष्य फिलहाल तो उज्जवल दिखाई दे रहा है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अगर आप निवेश करोगे तो आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और स्पेशली जेपी पावर की तो खुद की कोल माइंस है तो वो भी डरने की बात नहीं। पिछले दिनों उन्होंने एक कोल माइंस और एक्वायर किए। इसके अलावा कंपनी अपने डेट को क्लियर करने के लिए अपने सीमेंट को बिजनेस को बेचने जा रही है। ऐसे में आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगी। साथ में कंपनी धीरे धीरे अब ग्रीन एनर्जी में भी अपने बिजनेस को लेके जाने वाली है। तो ऐसे में जेपी पावर का भविष्य तो मुझे उज्जवल दिखाई दे रहा है। एक बार हम इनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को भी डिस्कस कर लेते क्योंकि क्वार्टर 2 कल हमारे सामने होगा। तो रेवेन्यू इनका 1.82 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे हमने 98.95% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 241.96 करोड़ रुपीज़ की रही, जहाँ पे 5475% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.29% रहा, जहाँ पे 2727% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने रिजल्ट दिया था क्वार्टर 1 का और आशा करते हैं कि क्वार्टर 2 उससे भी शानदार हो। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.70 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.50 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 7.25 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ तो फिर 8.15 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 8.40 तक स्टॉक जा सकता है और ऊपर गया तो फिर 8.60 तक भी जा सकता है। तो अभी हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा। रिजल्ट बेहतर होगा तो मंडे को बड़ी तेजी फिर बनेगी और आने वाले समय यह डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर तो जरूर बनेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।